दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन का मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हमने मामला पढ़ लिया है, फिलहाल हम कोई आदेश नहीं जारी करेंगे, मामला छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 2 सदस्यीय पीठ के सामने था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने देश की सर्वोच्च अदालत ही के 7 मई के एक आदेश का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कानून सम्मत तरीके से ओखला गांव के अवैध संपत्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में फिलहाल कोई और आदेश जारी नहीं करेंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। दरअसल दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस 26 मई को जारी हुआ था। जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जारी किया था। इन लोगों को इस इलाके को खाली करने को कहा गया, पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था, पर यहां एक झटके में बेदखल करने की कोशिश हो रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच से कहा कि डीडीए ने 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस चिपका दिया है। मामले को तत्काल सुनने की जरूरत है। इस पर 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय करोल ने कहा, हमें अपना आदेश पता है, अभी इसे नहीं सुना जा सकता। जिसके बाद हेगड़े ने आशंका जताई कि अगर रोक का आदेश नहीं दिया गया तो वहां बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन जजों ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 मई के आदेश में लिखा है कि डीडीए का नोटिस मिलने के बाद लोग अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास पक्ष रखने का मौका है, वो अधिकारियों के सामने अपनी बात रख भी सकते हैं। बता दें आपको, इससे पहले लोगों ने नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है और मामले में अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी। एक तरफ तो हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर दिल्ली की डीडीसी क्या कुछ कार्रवाई करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आज हमें ये राहत मिली है कि ये जो रेगुलर बेंच है उसमें जुलाई फर्स्ट वीक में जब भी कोर्ट खुलेगा तो उसके अंदर ये सुना जाएगा और तब तक जो भी लोग हैं जिन लोगों पर ये खतरा मंडरा रहा था उनको कहा गया कि वो पीएम उदय में या जो भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो ले लें और अपनी एप्लीकेशन जिस तरह से पीएम उदय में और दूसरे लोग उसमें कवर हो रहे हैं उस तरह से इन लोगों को भी अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशंस देनी है और उसमें हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा देंगे। क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए 2014 का जो प्रोटेक्टेड लैंड जो 2014 का पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया है वो उसमें आता है, अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है और बाकायदा ये पिक एंड चूज वाला डीडीए ने अपनाया है, जो कि गलत है। क्योंकि मैं वहां विधायक हूं और मैं जानता हूं कि ये मेरा पूरा इलाका 40 साल से ज्यादा इसको बने हुए और 2014 में तो पार्लियामेंट से प्रोटेक्ट किया कि जो भी कॉलोनीज बन गई हैं और अनऑथराइज रेगुलाइज हैं और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन है उस तक को प्रोटेक्ट किया। कॉलोनी तो पहले से प्रोटेक्टेड है, तो ये गलत तरीके से ये पिक एंड चूज वाला रास्ता इख्तियार किया है डीडीए ने और डीडीए ने गलत रिपोर्टिंग की है। तो उसी चीजों को देखते हुए हम यहाँ सारे फैक्ट लेकर के आए थे। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो पीएम उदय वाला है, पीएम उदय वाले में हम कवर्ड होते हैं। दूसरा अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। कुछ एरिया तो ऐसा है जो 75 में अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, कुछ एरिया उसके बाद अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है और ये तो बटला हाउस का मेन एरिया उसके पीछे तक का सारा जो है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। और तीसरा जो 2014 में पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्ट किया है कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया है, जो भी कॉलोनीज हैं वो उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी हम कवर्ड होते हैं। तो गलत कर रहा है डीडीए और उसके लिए हम लोग आए हैं और हमें पूरी इसको जुलाई में सुना जाएगा, जो रेगुलर बेंच सुनेगी और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। हमारे के एमएलए हैं, ये बताइए कितनी बड़ी दिक्कतें वहाँ लोगों के सामने आ रही, कितने लोग इफेक्टेड? देखिए, आशियाना बड़ी मुश्किल से लोग बनाते हैं और आशियाना बनाने में जमाना लग जाता है और ये लोग उजाड़ने चले आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये कैसे तय करेंगे कि मैं अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट नहीं हूं या 2014 में जो प्रोटेक्ट किया पार्लियामेंट ने उसका पार्ट नहीं हूं या जो पीएम उदय है उसका पार्ट नहीं हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मकान पीएम उदय में आता है, एक मकान सेव होता है, 4 मकान नहीं होते, फिर 4 मकान सेव होते हैं, एक नहीं होता।
ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर इनकी कोई लैंड है तो वहां पर अनऑथराइज रेगुलाइज अगर कॉलोनी बन गई है, मैं मानता हूं वो डीडीए की लैंड है, अगर डीडीए की लैंड में भी अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है तो वो भी प्रोटेक्ट है। अब से पहले बहुत सारे तमाम केसेस में कोई ना कोई लैंड किसी न किसी एजेंसी की रही है, तो वो जो जीएनसीटी एक्ट है उसके अंदर तो हम लोग प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से, और डीडीए ने गलत बयानी यहां आकर के की है। अगर इन लोगों को तभी नोटिस इश्यू हुआ होता तो ये सब नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं विधायक हूं, मैं जानता हूं सारे नक्शे हमारे जो हैं सरकार के हैं और सरकार ने सब चीजों को प्रोटेक्ट किया है। अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, तो ये गलत कर रहा है डीडीए। अमरनाथ भाई, नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उसके बाद जून तक का समय है, तो क्या आप लोग अभी डीडीए के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे? डीडीए को अब खुद जब हम लोग सब जुडिश है तो डीडीए को तो अब वेट करना पड़ेगा। जब मैटर सब जुडिश है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेंच को सुनने के लिए डेट फिक्स किया है, तो डीडीए का क्या मतलब है। बाकी हम जो चीजें हैं, जो पीएम उदय में अपना एप्लीकेशन देनी है, जो रिप्रेजेंटेशन हमें देना है, वो हम देंगे। देखिए, मेन इशू यही रहा है कि जिन लोगों को नोटिसेस मिली है खसरा नंबर 279 के अंदर, ये खुद पार्टी नहीं थे इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, और जबकि ये जब खुद पार्टी नहीं थे तो बिना इनका सुनवाई इनको डायरेक्टली नोटिस दिया गया। ऑर्डर में जबकि स्पेसिफिकली ये बात कही गई थी कि 15 दिन का नोटिस इनको दिया जाएगा जिसके जवाब ये दे सकेंगे, बल्कि उसके जगह नोटिस सीधी सीधी इस बात पे आ गई कि आप ये जगह को खाली करें। तो ये दो मेन पॉइंट्स पर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइनली इस याचिका को भी रेगुलर मैटर, यानी कि जो कंटेम्प्ट पिटिशन जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में खसरा 279 के लेकर के, उसी मैटर के अंदर इसे सुनवाई होगी इसकी। 1 मिनट कट कर दो। अब देखिए, असम में एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है जो ये कह रहा था कि जो बांग्लादेशी घुसे हैं या जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको यहां से डिपोर्ट किया जाए, यानी कि भारत से निकाल करके उन्हें बांग्लादेश पहुंचाया गया। उसी ऑर्डर के अंदर एक दूसरी पहलू थी कि अब तक जिन जिन की कार्रवाई चल रही है उनके कार्रवाई को फटाफट निपटाया जाए, और उसमें अगर कहीं कोई आइडेंटिफाई होती है बांग्लादेशी करके तो फिर उनको भी डिपोर्ट किया जाए। असम सरकार ने यही ऑर्डर का बहाना लेते हुए सीधा सीधी पुशबैक पॉलिसी बनाया है, और पुशबैक पॉलिसी से डायरेक्टली जिन लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको स्टे मिली हुई थी, जिनके मुकदमा चल रहे थे, उनको जबकि और कोई नोटिस नहीं दे करके डायरेक्टली डिपोर्ट कर रहे थे, और इनफैक्ट बांग्लादेश ना भेजकर उनको सीधा सीधी नो मैन्स लैंड पे रुका दे रहे थे। तो इसी के खिलाफ याचिका दर्ज हुई थी, पीआईएल दर्ज हुई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि ये एक मैटर ऐसा है जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली देखा जाए, क्योंकि पिटिशन के अंदर 69-70 लोग हैं जिनके बारे कहा गया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये मैटर विल बी बेस्ट प्रोसीडेड इन दी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो जहां पे अफेक्टेड है उसी हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। अजिल भाई, ये इंग्लिश में भी कर दिए क्योंकि नॉट द थॉट टुडे रिगार्डिंग द पुशबैक पॉलिसी ऑफ असम गवर्नमेंट। Right. So there was this specific matter which has been filed, a public interest litigation by All Assam BTC Muslim Students Union, and the matter was precisely on the reason that the government of Assam has misinterpreted the Honorable Supreme Court of India's order. The Honorable Supreme Court of India had clearly passed directions that in case identified Bangladeshis who are in detention camps can be deported to Bangladesh, let them be done so, and otherwise present proceedings or pending proceedings may be dealt with, and then accordingly the Bangladeshis identified therein should be deported. Now the government of Assam takes it the other way around and simply draws out a pushback policy where they've picked people randomly who had their cases also pending before the Honorable Supreme Court, and they have been forced to be deported to the no man's land. And therefore a PIL was filed, to which the Honorable Supreme Court of India today has said that this being a matter where individual cases are involved, appropriate orders or the matter may be appropriately adjudicated before the concerned High Court.